हे एवरीवन, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारा पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। इसमें हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया। ठीक है, इनकम टैक्स और एमएसएमई बिल्स पर भी चर्चा हो रही है और ऑर्डिनेंसेस पर मतलब जो ऑर्डिनेंसेस हैं उसको बिल में बदला जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पार्लियामेंट के पास ये लॉज बनाने की पावर आई कहाँ से है ना? जो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है वो कहाँ से आई है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है आखिर वो कैसे बना, है ना? ये सब पता है एक दिन में नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत हुई थी आज से 250 साल पहले, मीन्स 250 ईयर्स एगो, है ना? ब्रिटिश राज के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक एक लंबा एवोल्यूशन रहा है। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या करेंगे, हमारी वन पेजर सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटी सेशन। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट सेशन है। यहाँ पे आज हम देखेंगे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। जितना जल्दी होगा हम इसको रिवाइज करेंगे और ये याद रखिएगा ये हमारा बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है। हर एग्जाम में इधर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन्स को निकाल के रखिएगा एंड ध्यान से पूरे के पूरे चैप्टर को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको वन पेजर हमारा दिख रहा होगा, है ना? पॉलिटिन वन पेज, ये हमारा फर्स्ट ए वाला पार्ट है। आप पोस्ट में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही इमेज में सब दिख जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा जूम करके दिखे इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको डाला हुआ है कि हम यहाँ पे कंपनी लॉ देखेंगे, है ना? कंपनी रूल्स कौन कौन से चल रहे थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया 1833 का, एक 1813 का भी है, उसे भी हम देखेंगे एंड 1833 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 1853 का आया, है ना? हम उसको देखेंगे। देन हमारे क्राउन रूल आए, है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, फिर 1861 का आया, 1909, 1919, 1935 एंड लास्ट हमारा 1947 का आया। चलिए, है ना? फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी रूल, जो 1773 से 1858 तक चला। अब आप ना एक इमेजिन करो कि 18th सेंचुरी का टाइम है। एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में ओरिजिनली किस लिए आई थी? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने, है ना? इसीलिए तो आई थी वो। लेकिन हुआ क्या, आपको मतलब थोड़ा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज टेंशन मत लीजिए, एक स्टोरी की तरह समझिए। जब हम हमारी मॉडर्न की वन पेजर सीरीज करेंगे तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ था 1764 में हमारा बैटल ऑफ 64 में हमारा क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, है ना? अब ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए थे, है ना? अब कंपनी के ऑफिसर्स तो पता है क्या हो गए थे, करप्ट हो रहे थे। और मतलब आप सोचो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेड पे काफ़ी कंट्रोल पा लिया था। मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी, बहुत रुपया कमाया। बट रुपया किसने कमाया? जो उनके मेंबर्स थे, है ना? कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो कमा रहे थे। और वो क्या हो रहे थे, करप्ट होते जा रहे थे क्योंकि करप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। बट जो कंपनी थी वो खुद क्या हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गई थी। तब उन्होंने क्या किया कि अब उनके पास रुपये ही नहीं है, तो उन्होंने किया कि हम जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उससे हेल्प मांगते हैं ना, उनसे लोन लेते हैं। एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी क्योंकि कंपनी डूब रही थी। तब वहाँ पे उस मोमेंट पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उसने पहली बार कंपनी के कामकाज को कंट्रोल मीन्स वो रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब इस एक्ट ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब भी पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसको ध्यान मतलब आपको फैक्चुअल पॉइंट को याद रखना ही रखना है। ठीक है, कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब किस एक्ट से बने। ठीक है, और इनका नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना कौन थे, वारन हेस्टिंग्स। अब सोचो कि कंपनी है ना, उसके मेंबर्स को तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अब उनके अगेंस्ट में आप रेगुलेट करने के लिए कुछ ले आए हो, तो वो क्या करेंगे कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वहाँ पे उनसे क्या करेगी, हेट करेगी मीन्स हेटिंग से ऐसे याद रखना, है ना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, तो जो गवर्नर था बंगाल को, उसको नया नाम क्या दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अभी अकेले तो काम करेंगे नहीं, है ना? तो इनकी हेल्प के लिए इन्होंने क्या बोला
कि 4 लोगों के मेंबर्स होंगे, है ना, मतलब 4 लोग होंगे इसमें जो इनकी हेल्प करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई थी, तो 1+4, एक तो ये खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एंड 4 मेंबर्स थे जो इनकी हेल्प करेंगे। तो ये हमारी क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, याद रखना है, एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ, 1774 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब इसमें कौन थे, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे, और ये जो चीफ जस्टिस थे इनका नाम क्या था, सर एलिजा एमपी। अब आपको ये याद रखना है, पता है यहाँ पे फंसा सकते हैं, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दे देंगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट टाइम बाय इट मीन्स बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्रोवाइड्स अ प्रोविजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग 3 जजेस, है ना, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। अब 3 जजेस तो हैं बट चीफ जस्टिस अलग से हैं, याद रखना 3 जजेस में ही वो इंक्लूड नहीं है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई कैलकाटा में, बट उसमें क्या थे, एक चीफ जस्टिस थे, 3 जजेस अलग से थे। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब ये कंपनी डूब रही थी, है ना, तभी तो उन्होंने लोन के लिए बोला था, मतलब तभी उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ी थी हमारी कंपनी को। तो उन्होंने क्या बोला, एंटी करप्शन मेजर्स लेके आए कि ये जो मेंबर्स हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इनको रोकना है ना। तो प्राइवेट ट्रेड जो कर रहे थे, ब्राइब्स या गिफ्ट जो ले रहे थे लोगों से, उसके लिए क्या कर दिया गया, बिल्कुल मना कर दिया गया था, ठीक है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, मीन्स जो वहाँ के ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब्स या गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया था। एंड ये वाला पॉइंट यही है कि हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें एक तो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और 4 क्या थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड एक्ट, ठीक है, ये क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पहले वाले जो एक्ट था उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स रहे होंगे, जिसका वो मतलब जो लोग थे कंपनी के वो फ़ायदा उठा रहे थे, तो इसलिए एक दूसरा एक्ट लेके आया गया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। इस वाले सिस्टम ने क्या किया, मतलब एक प्रोविजन दिया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का, ठीक है। डबल गवर्नमेंट मतलब 2 चीज़ें होंगी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर्स थे और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसको अलग कर दिया गया, कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे नहीं होंगे कि वो कॉमर्शियल काम भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल काम भी काम कर रहे हैं, नहीं, उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो जो कॉमर्शियल अफेयर्स है, सी से सी याद रखिएगा, है ना, जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उसको कौन मैनेज करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो याद रहेगा, एक C2C और एक BP। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसे मैनेज कर रही है, पॉलिटिकल पावर्स को, एंड जो हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर रही है, कॉमर्शियल पावर्स को मैनेज करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वर्ल्ड इन इंडिया, है ना, ये वर्ड यूज किया गया था। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है कि पहला तो क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट आया, दूसरी चीज़ कि पहली बार इंडिया में कंपनी की जो टेरिटरीज हैं उसको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। सीधे ये लाइंस दे देते हैं और पूछ लेंगे ये किस एक्ट से रिलेटेड है, इसलिए चीज़ों को क्लियर रखिए, कंफ्यूज मत हुई, ठीक है। इसको याद कैसे रख सकते हो, देखो पिट्स है ना, तो P से पोजेशन याद हो गया, ठीक है, T देखो 2 बार आ रहा है तो मीन्स 2, है ना, डबल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारे अब चार्टर एक्ट पे आते हैं। तो ये चार्टर एक्ट, इससे पहले ना मैं एक 1813 का एक्ट बता देती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा अभी, ठीक है। एक चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था। इस एक्ट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल मोनोपोली थी ना, मतलब जब वो आए थे ट्रेड करने तो उनको मोनोपोली थी कि आप यहाँ पे इस वाले रीजन में ट्रेड करोगे और कोई नहीं आ रहा, आपकी मोनोपोली है, ठीक है। उसको पहली बार यहाँ पे झटका दिया गया, है ना, कि मतलब जो ट्रेड मोनोपोली थी इसको एंड कर दिया था पूरा, है ना, कि सिर्फ आप ही नहीं कर सकते हो, बाकी लोगों को भी, मतलब जो बाकी कंपनीज थी, है ना, ब्रिटिश के और भी जो लोग थे वो भी कह रहे थे कि हमें भी ट्रेड करने जाना है और कंपनीज को भी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो मोनोपोली थी उसको तो ख़त्म कर दिया गया, बट पूरी तरीके से नहीं किया गया था। जो ट्रेड इन चाइना एंड विद टी, ठीक है, याद रखना, चाइना और चाय, ठीक है, इसको सिर्फ छोड़ दिया था। बाकी इस एक्ट ने जितनी भी चीज़ें थी, मतलब और बाकी के ट्रेड की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा इसी एक्ट ने, 1813 के एक्ट ने क्या किया था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ना उसको इंडिया में आकर रिलीजन प्रोपोगेट करने की परमिशन दे दी थी। मीन्स कि आप जा सकते हो, अपने धर्म को फैलाओ, है ना, उसके बारे में बता सकते हो। और इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कितने, 1 लाख रुपए, ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा
कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर, ये भी याद रखना है कि 1 साल में कितना देंगे, 1 लाख रुपए का प्रोविजन बनाया। दिया या नहीं दिया वो पॉइंट अलग है, बस प्रोविजन क्या थे हमें वो पता होने चाहिए। तो 1813 ने क्या किया, जो मोनोपोली थी ट्रेड की ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको एक झटका दिया, मतलब मोनोपोली खत्म कर दी। बस किस में रहने दी, चाइना और चाइना एंड टी के साथ ट्रेड के लिए। बाकी पूरी की पूरी मोनोपोली खत्म कर दी थी। जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको बोला कि आप जाके मतलब अपने जो रिलीजन है उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। एंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर दिया गया कि इंडिया में एजुकेशन को आप मतलब एजुकेशन के लिए भी काम किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखने हैं। अब आते हैं हमारे 1833 के एक्ट पर। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो 33 आ रहा है ना, ऐसे याद रखना 33 कोई चीज़ आ गई तो मीन्स यहाँ पे कुछ सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। एंड ABC है ना, आप जब सी सेट करते हो रीजनिंग में दिमाग लगाते हो, C3 में आता है ना, तो 2 बार 3 आ गया तो याद रखना कि C से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब सब चीज़ एक ही कंट्रोल में। जैसे स्टेट्स है, सेंटर, तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाए, सेंट्रल ले ले, तो वो क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन, है ना। तो यही उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया था सेंट्रलाइजेशन का। धीरे धीरे देखो उन्होंने शुरू किया था। सबसे पहले हमारा क्या आया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताऊंगी आपको, है ना, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बनाया ना, तो जो हमारे बाकी जो पावर्स थी, ठीक है, जैसे मेनली आपको याद होता है कि बंगाल हो गया हमारा, है ना, मद्रास प्रोविंस हो गया, ठीक है, और बॉम्बे हो गया, ये 3 मेन पार्ट्स थे, है ना। तो जो बंगाल वाले थे, मतलब तीनों में गवर्नर टाइप में थे, है ना। इसके वाले गवर्नर को तो क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। और ये जो दोनों थे ना, इनको सबऑर्डिनेट, मतलब इनको किसके अंदर डाल दिया गया था, इनके अंदर। मीन्स सेंट्रलाइजेशन की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। और 33 के चार्टर एक्ट ने, ठीक है, क्या कर दिया था, जो हमारा सेंट्रलाइजेशन था उसको क्या कर दिया था, पीक तक पहुंचा दिया था। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रलाइजेशन है वो पीक पर है। तो पहले तो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इनके पास क्या है, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। डिफरेंस समझ में आया, जब मैंने पहला वाला एक्ट समझाया था तो वहाँ पे क्या बोला था मैंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वहाँ पे फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना, कि जो 4 मेंबर्स और हैं उनके, जो इनकी हेल्प करेंगे। बट अब ये जो चार्टर एक्ट 1833 आया है, इसको क्या मिली है, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव मतलब L से L याद रखना है कि लॉ मेकिंग की पावर्स। आप लॉ को भी क्या कर सकते हो, कानून बनाने की पावर अब इनको मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर्स, तो ये याद रखना है। अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई भी अगर पूरा सेंट्रलाइज होकर आ रहा है ना, तो लोग अगेंस्ट में जाएंगे, अगेंस्ट में जाएंगे तो शांत कराने के लिए आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, स्टिक हाथ में होनी चाहिए, है ना, तभी आप लोगों को शांत करवा सकते हो, ठीक है। मतलब एक याद रखने के लिए पॉइंट बता रही हूँ मैं, तो स्टिक से याद रखिएगा बेंटिक। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बेंटिक थे। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे हमारे, बताइए, अभी पढ़ाया हमने, कौन थे, वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 1813 में क्या किया था, जो EIC की मोनोपोली थी इसको एंड किया था, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड टी, चाय और चाइना, ये याद रखना था। बट इस वाले एक्ट ने क्या कर दिया था, जो मोनोपोली थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो ये जो कंपनी थी ना, सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्या बन गई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, है ना। ये वाले पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हमारी बन गई थी। अब लॉ मेंबर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसी एक्ट में एक मतलब जो लॉर्ड मैकॉले थे उनको एज अ मेंबर काउंसिल इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसको ऐड किया था, लॉर्ड मैकॉले को ऐड किया था एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये कंपनी रूल का, याद रखना किसका है, कंपनी रूल का, है ना। क्या है, आखिरी एक्ट चार्टर एक्ट था। इसने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव अभी बताया लॉ मेकिंग पावर, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बन गया है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इनके फंक्शंस को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया। और एक 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो आपको याद रखना है, सिविल सर्विस, जो हमारी सिविल सर्विसेज होती है ना, जो हमें एग्जाम्स दे रहे हैं हमारे, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लास भी ले रहे हैं,
तो जो हमारे सिविल सर्विसेज थे ना, उसके लिए ओपन कंपटीशन शुरू हो गया था। ये आपको याद रखना है कि क्या हुआ था, ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन सिस्टम इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए शुरू हो गया था। एंड ये किस कमेटी के बेसिस पे हुआ था, तो ये भी याद रखना है किसके बेसिस पे, मैकले कमेटी ऑफ 1854 के कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ये हुआ था। अब इसका फ़ायदा क्या था, इसके अंदर ये था कि जो इंडियंस थे ना, वो भी, उनके लिए भी जो ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे थे वो अब खुल गए थे। पहले तो उनको था ही नहीं, है ना, अब बट यहाँ पे एटलीस्ट प्रोविजन दिया कि हाँ हम ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। लोकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है कि इस वाले एक्ट ने क्या किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी, किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना, काउंसिल में। और जो 4/6 मेंबर्स थे, मतलब 6 मेंबर की काउंसिल थी, उसमें से 4 लोग कहाँ से आएंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये याद रखना है। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास तो आपको याद ही रहते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री रहती है हमारी, जो ब्रिटिशर्स आए, तो मेनली ये 3 पार्ट्स में रहती है। आगरा फॉर द ताजमहल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंपनी रूल। अब देखो कुछ डेट से आपको लग रहा होगा 1853 एक आपने पढ़ा है, ये तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा है, ये तो मैं बेट लगा सकती हूँ कि आप सबको पता होगा। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, है ना। अब वो रिवॉल्ट इतना था कि पूरी की पूरी ब्रिटिश भाई देखती रह गई कि यार ये क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ऐसा रिवॉल्ट हो रहा है तो जो ब्रिटिश है उसको खुद को आना पड़ेगा, है ना, कि कंपनी के रूल से कुछ नहीं होगा, फिर वो खुद उतरेंगे। अब खुद उतरेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्राउन रूल। ठीक है, कंपनी गई, ये बोलेंगे कंपनी से तुम रहने दो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, अब हम आएंगे। ठीक है, तो 1853 तक तो ये चार्टर एक्ट रहे, फिर हमारा शुरू होगा क्या, क्राउन रूल। ठीक है, 1857 में तो रिवॉल्ट ही हुआ था, अब 1858 से 1947 तक क्या चलेंगे, हमारे क्राउन रूल। चलिए अब आते हैं हम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर। अब देखो सबसे पहले हंसी की बात, इसको नाम क्या दिया गया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ भी गुड नहीं है, बस नाम दे दिया है ना, कि नाम कुछ और होगा कुछ और। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। अब इस एक्ट को, मतलब ये याद रखना कि क्या बोल रहे हैं हम, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल था वो तो अब खत्म हो गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है तो उनको भी अबॉलिश कर दिया। जब कंपनी का ही रूल नहीं है तो आप भाई EIC का रूल खत्म हो गया। ठीक है, तो जो हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, भाई तुम्हारा भी कोई रोल नहीं है, तुम भी खत्म हो गए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब क्या बना दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो पहला पॉइंट आई एम होपिंग कि आपको क्लियर होगा कि EIC का रूल खत्म हुआ तभी क्राउन के पास गया, मीन्स जो गवर्नेंस था वो डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको दूसरा नाम दे दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना रहे हैं तो ये पहले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कैसे याद रख सकते हो, अब सोचो लड़ाई हुई थी 1857 की। ठीक है, लड़ने के बाद ये वाइसरॉय बनने आए हैं भाई साहब। ठीक है, तो कोई सीधे साधे बंदे को तो भेजेंगे नहीं, कोई कनिंग सा पर्सन होगा, है ना, उसको भेजेंगे। तो कनिंग से कैनिंग रिलेट कर सकते हो। ओके, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या होंगे, हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखो भाई क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बना दिया। इंडिया के लिए बना रहे हैं बट ये भाई साहब बैठेंगे कहाँ पे, ब्रिटिश में। ठीक है, तो एक नया ऑफिस खोला गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, कहाँ पे, UK में। ठीक है, और ये क्या था, एक UK का ही कैबिनेट मेंबर होता था। UK मीन्स हमारे ब्रिटिश की बात हो रही है। और इसको असिस्ट कौन करेंगे, 15 मेंबर के एडवाइजरी काउंसिल। तो याद रखना, पहले हमने देखे 6 मेंबर्स आ रहे थे, अब यहाँ पे हमारे कितने आ गए, 15 मेंबर्स। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये वाला तो मैंने यहीं पे क्लियर बता दिया। EIC खत्म, तो हमारी ये जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, ये भी क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। आइए चलते हैं दूसरे क्राउन रूल एक्ट पर। अब कौन सा, हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब ये जो था ना 1861, ये एक्ट क्या कर रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कर रहा था। ठीक है, 1833 बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया था, सेंट्रलाइजेशन पीक पे था। अब इनको पता है कि ज़्यादा सेंट्रलाइज करेंगे तो भैया अभी 1857 में हमने रिवॉल्ट देखा है, तो थोड़ा सा तो हमको सॉफ्टनेस दिखानी पड़ेगी, है ना। दिखाने के लिए तो दिखाएंगे ही पेपर्स पे, बट असलियत में क्या हो रहा है वो के मतलब गेम तो अलग ही चल रहा था उनका, है ना। तो इस वाली में क्या होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी ना, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी वो क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। हमने पहले क्या देखा, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इंडिया वाली चीज़ आई थी तो वहाँ पे क्या कर दिया था,
जो मद्रास और बॉम्बे थे उसको डाल दिया गया बंगाल वाले के अंडर में। अब क्या किया गया, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो वापस कर दी गई थी। तो याद रखना है कि लेजिस्लेटिव पावर्स कब वापस की गई, डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ, तो ये कब हुआ, 1861 के एक्ट से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब लॉर्ड कैनिंग के पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, ये जो आज का वो है ना कि डिपार्टमेंट्स जो मिलते हैं या फिर आप कैबिनेट सिस्टम बोल सकते हो, उसको क्या मिला, रिकॉग्निशन मिला। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या मिला, एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला। एंड ये किसका था, लॉर्ड कैनिंग का पोर्टफोलियो सिस्टम था, है ना, कैनिंग ही है अभी तो उन्हीं का ही पोर्टफोलियो सिस्टम था। फिर अगर हम बात करें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजन बोल सकते हैं, तो जो वाइसरॉय था ना उसको क्या मिली, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिली। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब कि ये कोई भी रूल को भी बना सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। वो वैलिड कब तक रहेंगे, 6 मंथ्स तक के लिए वो क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। एंड ये वाला जो प्रोविजन है, अब आप जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर्स होती हैं, ये उससे भी रिलेट कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे ये वाले पार्ट को, है ना, कैसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोर्लेमेंट्री रिफॉर्म्स पे। ठीक है, तो ये जो आगे वाला नाम होता है ना, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम होता है और ये हमारा किसका होता है, बाद वाला वाइसरॉय का। तो मोर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो कौन थे उस टाइम पे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कब, 1909 में। ठीक है, तो याद रखने इन दोनों का नाम मोर्लेमेंट्री रिफॉर्म्स है ना, इन्हीं के नाम से याद हो जाएगा। अब ये एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो अपना जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, वो मतलब जो चल रहा था ना सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, वो लेकर आ गए। इसी रीज़न की वजह से जो लॉर्ड मिंटो है ना, इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। अब एक मैं थोड़ा सा वैसे वर्ड बोल रही हूँ, आपको लगेगा जैसे नॉर्मली अब हमारे लैंग्वेज में बोलते थे ना कि ये तो बहुत चालाक है, चंटो है। ठीक है, तो उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा, मिंटो चंटो है ना। तो चालाक है तो ये क्या करेगा, डिवाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या लेके आया था, कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको याद रहना चाहिए बस। ठीक है, तो वैसे याद रख सकते हैं। पर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बुरा तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बट एक कुछ अच्छा हुआ है ना, एक कुछ पॉजिटिव चीज़ हुई। फर्स्ट इंडियन मेंबर, मतलब ये क्या था कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है ना, इनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने का मौका मिला। और ये पहले इंडियन थे जो वहाँ पे क्या बने थे, मतलब मेंबर बने, और कैसे बने, एज अ लॉ मेंबर बने। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो मतलब हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जब फर्स्ट मतलब इंडियन बने जिन्होंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज ए लॉ मेंबर, तो किस एक्ट के अंडर किया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले एक्ट पे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये हमारा क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये मॉन्टेग्यू हमारे क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड हमारे कौन होंगे, वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम। इस एक्ट ने प्रोविंस में डायरची, यानी मतलब जो दो सरकारें का प्रोविजन होता है ना, दोहरी सरकार का, उसको इंट्रोड्यूस किया। प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे ना, प्रोविंशियल मतलब स्टेट मान के चलिए आप इस टाइम पे, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड थे जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स के ऊपर था, एंड रिजर्व थे जो गवर्नर इन काउंसिल के ऊपर, मतलब उनके पास में था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, जो हमारा सेंटर था ना, उसमें पहली बार बाई कैमरलिज्म, है ना, यानी अपर एंड लोअर हाउस, जैसे आज के राज्यसभा लोकसभा है ना, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस भी लाए गए थे। अब क्या हुआ, 1926 में अगर मैं बात करूँ ना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन लेके आए। ठीक है, मतलब ये सेटअप हुआ जो मतलब आज बेस बना किसका, हमारे यूपीएससी के सेटअप का। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, है ना। इसके मतलब क्या मेजर प्रोविजंस हैं, है ना। अब इससे पहले ना मैं एक इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, ये पता है आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका लगभग 70% स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हमारे इसी एक्ट से लिया गया है। ठीक है, मतलब सोचो तो ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट होगा। आपको कई सारे प्रोविजंस दिखेंगे, अच्छा ये तो अभी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। तो पहला प्रोविजन क्या था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंसेस से डायरची खत्म कर दी गई। ठीक है, और कहाँ इंट्रोड्यूस की गई, हमारे मतलब यहाँ से हमारी ख़त्म कर दी गई थी, डायरची ख़त्म कर दी गई थी और ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जो डायरची प्रोविंसेस में तो ख़त्म हुई, बट प्रपोज की गई कि सेंटर पे लगा लेते हैं। ठीक है, सेंटर वाले लेवल पे, बट ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये याद रखना। प्रोविंसेस पे तो डायरची को अबॉलिश किया गया, उनको ऑटोनॉमी दी गई।
मतलब प्रपोज किया गया कि सेंटर पे डायरेक्टली लगाएंगे, बट ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, लेजिस्लेटिव लिस्ट आई, मतलब जो सेंटर है ना, या प्रोविंस है हमारा, तो कौन किस चीज़ पर लॉ बना सकता है। जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है या स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पे भी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। तो ये फेडरल था, ये प्रोविंशियल था, एंड ये कॉन्करेंट लिस्ट थी। और आज भी हमारा ये क्या है, इसी तरीके से होता है ना कि मतलब यूनियन लिस्ट, फिर हमारी स्टेट लिस्ट और हमारी कंकरेंट लिस्ट। ओके, जिसपे जो यूनियन लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, स्टेट वाले में हमारी स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल होता है, और कंकरेंट में हमारे दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज कहाँ देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, तो याद रखिएगा 7th शेड्यूल में। एंड ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप हुए, जैसे फेडरल कोर्ट बना 1937 में। ठीक है, आरबीआई बना हमारा 1935 में। ठीक है, और ये जो फेडरल कोर्ट है ना, ये आज का सुप्रीम कोर्ट है, ये चीज़ याद रखनी है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे बना दिया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो नहीं, वो उसको सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर मत करना। ये जो फेडरल कोर्ट बना, ये आज के सुप्रीम कोर्ट मतलब आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, और आखिर में आता है अब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब क्या हुआ, मतलब अगर हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान आया था, है ना, उसके बेसिस पर इस एक्ट को लाया गया, है ना। अब उस एक्ट पे क्या आया कि जो ब्रिटिश रूल था उसको क्या कर दिया गया, खत्म। अब ब्रिटिश को बोल दिया टाटा बाय बाय, और इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये दो क्या बने, डोमिनियंस। पहले वर्ड याद रखिएगा, है ना, कि ये क्या बनाए गए, दो डोमिनियंस बनाए गए थे स्टार्टिंग में, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको पूरी की पूरी सॉवरेंटी दी गई कि आपको जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, आप अपना वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए। तो ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया, पार्टीशन हो गया, दो डोमिनियंस बन गए, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। और जो हमारी असेंबली थी उसको, वो सॉवरेन थी, मतलब वो अपने जैसे चाहे वैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना और अडॉप्ट कर सकती है। उसको ब्रिटिश एक्ट को जिसको भी हटाना है उसको भी हटा सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। अब ये देख लेते हैं कि आज क्या रेलिवेंस है, मतलब पुराने एरा में जो चल रहे थे और अभी जो मॉडर्न में हमने ले रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं। अब देखो, जैसे हमारा चार्टर एक्ट 1853 था, है ना, तो यहाँ पे हमने बात की थी ओपन कंपटीशन होता था। ठीक है, जो आज का आर्टिकल 315 से 323 में हमें देखने को मिलता है। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर हम हमारे जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, वहाँ पे हमने देखा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी। आज के टाइम में हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब देखो, आप प्रेसिडेंट को कैसे याद रख सकते हो, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है, अब रूल लॉ तो बनाना है, मान लो कि अभी काम चलाना है, तो कौन बनाएगा, तो प्रेसिडेंट को बनाएंगे, इसलिए तो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, 1 2 3 गो, है ना, कुछ नहीं मिला तो भाई बना दो, तो 1 2 3 गो। तो आर्टिकल कौन सा हो गया, ये 123, ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, वहाँ पे बाइकैमरिज्म की बात हुई थी। तो आज का जो आर्टिकल 79 है हमारा, ठीक है, ये भी बाइकैमरल पार्लियामेंट ही है हमारी, है ना। फिर हम बात करते हैं 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वहाँ पे 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, जो मैंने अभी बताई आपको। 7 शेड्यूल है हमारा आज के टाइम पे, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। फिर 1935 का जो एक्ट था, वहाँ पे फेडरल कोर्ट की बात की गई। तो ये आज हमारा पार्ट 5 चैप्टर 4 हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर 1935 में इमरजेंसी पावर्स आई थी, ये हमारा आज का पार्ट 18 में है इमरजेंसी पावर्स, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये हमारा प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो उस टाइम पर भी थे और आज के टाइम पर भी हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि मतलब कौन सा ऐसा प्रोविजन है कि जो मतलब आज वाला किस एक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका पूरा सेशन कंप्लीट हुआ, है ना। ठीक है, अभी इसी वाले स्लाइड पे रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था 1773 से 1947 तक का पूरा कंप्लीट, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब आई एम होपिंग कि आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। ठीक है, क्योंकि हर बार इधर से क्वेश्चंस आते हैं। अब बिल्कुल अपने दिमाग को शांत करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। हो सकता है आपको ये थोड़ा टफ लगे, एंड मैंने जानबूझ के बनाया भी है जहाँ पे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, है ना, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम में तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करनी है ना, वहाँ पे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, है इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम है, आपको याद आना चाहिए मैंने अच्छा किसका नाम लिया था, है ना,
1861 एक्ट के बारे में बात हो रही थी, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ऑटोनॉमी कब मिली, डायरची कब आई, ओपन कॉम्पिटिशन के बारे में कब बात हुआ, ठीक है। तो उस ईयर को सामने मेंशन करो। अच्छा, आपको जो भी याद आ रहा है कि अच्छा इससे रिलेटेड क्या है, एंड उसको आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है एंड सीरियसली अटेम्प्ट कीजिएगा, सोच समझ के। जो स्क्रीन है आप मतलब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, बट अपना आंसर अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। चलो फिर इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। जो भी आपका आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड जो जो पॉइंट्स आपने अभी मिस कर दिए उसको वीडियो भले ही दोबारा देख लीजिए, एंड उसको आज ही की आज पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और प्राइम पिलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अहेड, एंड थैंक यू।